So I'll start the new topic today, that is your surface tension. है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और ये स्टूडेंट्स को यूजली नहीं आता है। पैन इंडिया अगर देखें ना तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते वो, है ना। दैट इज योर सरफेस टेंशन, ये आपका टॉपिक है आज, सरफेस टेंशन, है ना। तो जो सरफेस है, जैसे इलास्टिसिटी बॉडी की प्रॉपर्टी है, वैसे लिक्विड भी किसी लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। कि जब भी हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की, तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड सरफेस ओनली, है ना। तो उसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे और एकदम बेसिक से हायर लेवल तक जाएंगे ताकि ये टॉपिक आपको आ जाए। सरफेस टेंशन के बारे में सबसे लीस्ट नॉलेज स्टूडेंट्स को होती है, तो वो काफी अच्छे से हम करेंगे। हाँ, सरफेस टेंशन को जब भी हम टेंशन की डेफिनेशन दें, सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस। बेटा किसी का माइक म्यूट कर दो। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस, है ना, ड्यू टू विच it tries to minimize its surface area. It tries to minimize its surface area. Surface area and behave as stressed rubber. Stressed rubber, है ना, ये आपका आ गया। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू विच it tries to minimize its surface area and behave as a stressed rubber, है ना। तो सिर्फ ये लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है कि जब भी हम सरफेस की टेंशन की बात करेंगे तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस ओनली, है ना। इसको लिक्विड के इनसाइड से कोई मतलब नहीं है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस ओनली। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी लिक्विड का सरफेस अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। दैट्स वाई जो आपकी लिक्विड ड्रॉप्स होती है वो स्फेरिकल होती है ना, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है, और जब वो मिनिमम करने की कोशिश करेगा तो उसमें एक स्ट्रेचिंग आ जाती है, और वही सरफेस टेंशन का मेन मतलब है कि एज ए स्ट्रेस्ड रबर, मतलब एक टेंशन जैसा फोर्स सरफेस के अलॉन्ग होता है। कि जब भी हम लिक्विड के सरफेस की बात करेंगे तो टेंशन जैसा फोर्स उसके सरफेस के अलॉन्ग होगा। इट्स बिहेव एज ए स्ट्रेस्ड रबर। तो ये तो आपका इसके बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं कि भाई मैथमेटिकली हम सरफेस टेंशन को कैसे डिवाइड करेंगे, है ना। तो सिंपल से मैथमेटिकली हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं कि सरफेस टेंशन को आप मेजर कैसे करोगे, कि भाई किसी भी लिक्विड सरफेस में कितना सरफेस टेंशन है। तो इसको मेजर करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं कि सरफेस टेंशन, right, is measured as, right, force per unit length, force per unit length, length act on an imaginary line act on either side of an imaginary line। आप लिख लेना कि जब भी हम इसमें लिखेंगे तो वी राइट द आइदर साइड्स, है ना, कि भाई एक्ट ऑन एन आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन, एक्ट ऑन आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन, है ना, ड्रॉन ऑन लिक्विड सरफेस, ड्रॉन ऑन लिक्विड सरफेस, है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है कि कैसे मेजर करेंगे। मेजर्ड ऑन द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट ऑन द आइदर साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस। कि जैसे कोई भी इस तरह से टैंक में लिक्विड है,
कोई भी आपने टैंक ले लिया और इसमें आपने लिक्विड फॉर्म कर दिया, इस तरह से लिक्विड फील्ड है, तो आपको बाकी चीजों से आपको मतलब नहीं है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं इसके सरफेस की, कि लिक्विड के सरफेस की सरफेस टेंशन क्या होती है, बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसको मैं सरफेस को सिर्फ बना लेता हूँ यहाँ पे मैंने इस लिक्विड का सरफेस को रीड्रॉ कर दिया, कि बाकी चीजों से तो मुझे मतलब नहीं है, कि जो लिक्विड का सरफेस था उसको मैंने रीड्रॉ कर दिया ऐसे, ये आपका लिक्विड का सरफेस है ना। तो लिक्विड के सरफेस में ये एज ए स्ट्रेचिंग फोर्स जैसा होता है सरफेस के अलाउ। तो अगर मैं कोई यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं एल लेंथ की, कि कोई भी आप यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दोगे, कि आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया कोई भी इमेजिनरी सम लेंथ एल, तो इसके आइदर साइड पे कुछ फोर्स लग जाएगा, स्ट्रेचिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो दोनों तरफ से फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो जो सरफेस टेंशन टी होता है, ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो सरफेस टेंशन जब भी हम टी डिफाइन करेंगे तो टी इक्वल टू एफ बाई एल हो जाएगा, कि किसी भी एक साइड का फोर्स अगर हम ले लें, क्योंकि दोनों तरफ जब फोर्स आप लोगे तो वो तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तभी तो ये सरफेस इक्विलिब्रियम में है। लेकिन किसी भी एक साइड के फोर्स को पर यूनिट लेंथ जब लेंगे तो यही चीज होती है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन टी इक्वल टू जो हो जाएगा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। और ये डेफिनेशंस के ऊपर ही बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, किसी डेफिनेशंस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा, जैसे थोड़ा सा मैं इसको रिवर्स कर दूं, कि व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, कि भाई किसी भी बॉडी के ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ड्यू टू, हाँ बिल्कुल सही है, टी को एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो होगा वो टी इंटू एल हो जाएगा, कि भाई सरफेस टेंशन को जो भी लेंथ है उससे हम क्या करेंगे, बेसिकली आपका मल्टीप्लाई। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, कि भाई किस लिक्विड सरफेस का अगर सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है, वो तो लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, अगर जिस लेंथ पे फोर्स निकालना है वो भी आपको दिया हुआ है, तो फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन हो जाएगा टी इंटू एल, है ना। अब एक चीज होती है कि सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना। मेन चीज इंपॉर्टेंट, कभी भी फोर्स जो होता है, जैसे ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है ना, हम नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन जानते हैं, है ना, हर चीज की डायरेक्शन जानते हैं, तो उसकी भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो एक की लाइन है कि फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्ट अलोंग liquid surface, act along liquid surface and away from, right, a system on which we are calculating force on, Oh, sir, you can repeat it again. I got disconnected actually. okay, on which we are calculating force, है ना। जस्ट मैंने बोला कि सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, सरफेस टेंशन क्या होता है, टी इक्वल टू एफ बाई एल, देन व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, टी इंटू एल हो जाएगा। अब मेन चीज है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कि भाई फोर्स जो है सरफेस टेंशन की किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो एक्ट अलोंग द लिक्विड सरफेस, कि भाई जो भी लिक्विड सरफेस होगा उसके पैरेलल एक्ट करेगा, एंड अवे फ्रॉम द सिस्टम ऑन विच वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स, कि भाई जो भी आप सिस्टम लोगे उससे सरफेस टेंशन स्ट्रेचिंग है ना, तो स्ट्रेचिंग फोर्स तो हमेशा सिस्टम से अवे एक्ट करता है, तो एक्ट अलोंग द जो भी आपका सिस्टम आप लोगे उससे बाहर की तरफ एक्ट करेगा, अवे फ्रॉम द सरफेस। जैसे टेंशन फोर्स होता है, कि टेंशन फोर्स भी सिस्टम से अवे एक्ट करता है ना, पुलिंग टाइप का फोर्स है, तो वैसे ही है कि जो भी आप सिस्टम लोगे उससे ये अवे एक्ट करेगा, है ना, कि उससे दूर जाएगा, ये सरफेस टेंशन की वजह से जो क्या होगा बेसिकली आपका फोर्स होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों, आप यू विल बी सरप्राइज टू नो, बहुत सारे न्यूमेरिकल सिर्फ इस पूरा कंसेप्ट इसी के ऊपर है ही, कि एफ इक्वल टू टी एल होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है जो भी आप लोगे, है ना, जो भी आप सिस्टम लोगे उससे अवे एक्ट करेगा, है ना, कि भाई जो भी आप सिस्टम लोगे वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे, कि बस आप इसको लिख लो, इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना यू विल गेट टू नो कि सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स जो भी सिस्टम होता है उससे कैसे एक्ट करेगा, बेसिकली आपका अवे एक्ट करेगा, है ना। तो जस्ट एक फॉर्मूला आ गया कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सिंपली टीएल, और उसकी जस्ट हमने डायरेक्शन बात कर दी, है ना। तो ये तो हो गया, सरफेस टेंशन को हमने डिफाइन कर दिया, है ना? लिख लो आप इसे। एकदम मस्त टॉपिक है ये,
है ना भाई, छोटा सा टॉपिक है, 2-3 फॉर्मूले हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं जोरदार इससे। बेटे जो भी सिस्टम होगा जो मैंने लिखा है उसको देख लो आप। एक्ट अलोंग द लिक्विड सरफेस एंड अवे फ्रॉम द सिस्टम ऑन विच वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स, है ना, कि जो भी हम सिस्टम लेंगे उससे अवे एक्ट करेगा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, है ना। इसलिए तो कोई नीडल सबमर्ज नहीं होती है ना। कि जैसे एक हम केस ले ले यहाँ पे कि मैंने क्या किया कि इस तरह से आपका कोई इस तरह से टैंक है ना, मैं जस्ट क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, ये टैंक का कोई क्रॉस सेक्शन है ना, इसमें लिक्विड आपने फिल कर दिया, और कई बार आपने देखा होगा बहुत स्मॉल कोई वायर, है ना, कि बहुत स्मॉल कोई वायर, इसको हम समझते हैं इससे जो थोड़ा सा, हाँ सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है ना, कि भाई ये एरो जो है फोर्स की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, उसके ऊपर दोनों तरफ फोर्स एक्ट करेगा, और एल लेंथ की अगर लाइन है तो एफ बाई एल ही सरफेस टेंशन हो जाएगा, है ना। तो आपने एक टैंक ले लिया, और टैंक में आपने देखा होगा कि कई बार एक बहुत लाइट अगर हम वायर ले लें या कोई निडल ले लें, तो उसको अगर हम उसके ऊपर रख दें सरफेस के ऊपर, तो वो उस तरह से सरफेस के ऊपर इक्विलिब्रियम में रहती है, फ्लोट करती है ना, सरफेस के ऊपर। लेकिन हल्का सा अगर मैं उसको डिप करूं, कि हल्का सा उसके ऊपर मैं उंगली से हिट करूं, सबमर्ज्ड हो जाती है ना। मतलब जब तक ये सरफेस पे नीडल रहेगी, तो नीडल का भी मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, या वायर का मैं कोई क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, है ना। ये आपका क्या है, बेसिकली आपका कोई वायर है, वायर ऑफ लेंथ एल, है ना, इसका क्रॉस सेक्शन बनाया हमने, कि जस्ट इस तरह से रख दिया, तो ये वायर ऑफ लेंथ क्या है, बेसिकली आपका एल है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है कि हम देखते हैं अगर ये सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, तो इसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना। तो वेट को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, कैन यू गिव मी सम आइडिया? buoyant force. नहीं, buoyant फोर्स तो तब आएगा जब ये सबमर्ज्ड होगा, इट इज नॉट सबमर्ज्ड, ये तो सरफेस के ऊपर है ना। तो कि भाई ये तो सरफेस के ऊपर है, तो कौन सा फोर्स उसको बैलेंस कर रहा होगा, है ना। कि भाई नॉर्मल फोर्स हम नहीं बोल सकते, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो एक बिटवीन सॉलिड कॉन्सेप्ट है, कि सॉलिड से सॉलिड हम नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं, है ना। कि वायर ऑफ लेंथ एल है, उसका अगर मास एम है, तो वेट तो डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन फिर भी हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब तक लिक्विड के सरफेस के ऊपर रहेगा इट विल फ्लोट। तो वेट को कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा वो सर्च करना होता है ना। इसी को अगर मैं हल्का सा स्लाइटली पुश कर दूं अंदर, तो चूंकि आयरन की निडल है, तो ये अब जब अंदर जाएगा तो इसमें बॉइंट फोर्स लगने लगेगा, वेट एंड बॉइंट फोर्स। तो ये हम देखेंगे कि वेट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये सिंक कर जाएगा, लेकिन जब तक सरफेस पे रहेगा तो ये फ्लोट करेगा, है ना। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन आ जाता है। देखो नॉर्मल फोर्स बेटा बिटवीन सॉलिड टू सॉलिड फिनोमेना होता है, यहाँ पे एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, विल नॉट टॉक अबाउट नॉर्मल फोर्स, है ना। सॉलिड टू सॉलिड के बीच में हम बात करते हैं, तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग जाएगा। मैं बोलूंगा अगर इस वायर का लेंथ एल है, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इसमें टीएल हो जाएगा, है ना। कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो होगा वो टीएल हो जाएगा। कि वायर की लेंथ थी तो मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है, अगर लेंथ एल है तो फोर्स जो होगा वो टीएल हो जाएगा, मीन्स। और टीएल फोर्स कैसे एक्ट करेगा, वायर से अवे और सरफेस के अलॉन्ग, तो दोनों साइड पे इस तरह से एक टीएल फोर्स लग जाएगा, है ना। कि इस तरह से क्या लग जाएगा, बेसिकली आपका एक टीएल फोर्स, है ना, कि दोनों साइड में टीएल फोर्स लग जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये भी वेट को बैलेंस नहीं कर सकते ना, है ना। कि सिस्टम से अभी टीएल टीएल दोनों तरफ लग गया, तो टीएल वैसे ही कैंसिल हो गया, और इनफैक्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल को कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। तो टीएल फोर्स तो लगेगा इस वायर के ऊपर, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा मैंने गलत बनाया है बेटा। दोनों तरफ लगता है, कि जिस तरफ भी लिक्विड सरफेस होगा, जैसे वायर है ना, तो इधर भी लिक्विड सरफेस है राइट हैंड साइड पे, तो एक टीएल फोर्स इधर लग जाएगा। ये वायर है, इसमें भी टीएल लग जाएगा। तो डेफिनेशन है एक्ट ऑन आइदर साइड, है ना, कि दोनों तरफ लगता है। और इनफैक्ट ये जो टीएल टीएल है ये वैसे कैंसिल हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल है, तो ये तो वेट को बैलेंस नहीं कर सकते, है ना। तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा मैंने डायग्राम गलत बनाया है, दिस डायग्राम इज नॉट करेक्ट,
एक्चुअल जो डायग्राम होगा इसका, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे, है ना, कि थोड़ा सा जो डायग्राम होगा बेटा वायर का वो क्रॉस सेक्शन है। दिस इज जैसे कोई एल लेंथ की ऐसे वायर होती है, अगर मैं उसका क्रॉस सेक्शन लूंगा तो सर्किल हो जाएगा ना। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर। कई बार सिंप्लिसिटी के लिए ना हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, है ना। वैसे तो टैंक भी 3D होता है, तो टैंक का भी तो क्रॉस सेक्शन है। वैसे ही इस तरह से अगर हम वायर रख दें यहाँ पे तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्किल ही होगा, है ना। तो क्रॉस सेक्शन बनाया मैंने। हर फिगर फिजिक्स में नॉर्मली क्रॉस सेक्शनल फिगर होता है, तो हमने बना दिया। तो मैं जस्ट इसको सही फिगर बनाता हूँ। आई राइट द करेक्ट फिगर, करेक्ट जैसा होना चाहिए, तो उससे आप समझ जाओगे, है ना, कि उससे आप क्या होगा, बेसिकली आपका समझ जाओगे कि भाई कैसे ये बैलेंस हो रहा है। वैसे कोई मुझे आइडिया दे सकता है कि भाई क्या इस फिगर में गलती है ना, व्हाट रॉन्ग इन दिस फिगर। हाँ, बॉयंसी फोर्स नहीं एक्ट करेगा क्योंकि ये सबमर्ज नहीं है, तो सरफेस के ऊपर है। लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन होती है। तो There is no meniscus. क्या बोल रहे हो बेटा? मेनिस्कस नहीं है सर, इसलिए थोड़ा लिक्विड सरफेस। हाँ, विस्कस तो अभी हम बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसमें क्या होगा, जैसे आपका जब आप इसका करेक्ट डायग्राम बनाओगे, ये कोई टैंक है ना। वैसे टैंक का ये सरफेस तो इस लिक्विड का सरफेस ऐसे फ्लैट होगा, आपने लिक्विड फिल कर दिया, है ना। और इसमें जब वायर आप रखोगे ना तो ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाएगा, यहाँ पे डिप्रेशन आ जाएगा, है ना। हल्का सा इसको वेट की वजह से वो जो सरफेस होगा वो परफेक्ट फ्लैट नहीं होगा, बल्कि डिप्रेशन आ जाएगा इस तरह से, है ना। डिप्रेशन का मतलब जस्ट ये हो गया कि अगर वैसे तो वायर जो सरफेस होगा इसका, ये एक्चुअली में थोड़ा सा मैं इनलार्ज बना रहा हूँ, वैसे तो डिप्रेशन बहुत कम होता है। तो ये जो सरफेस होगा वो इस तरह से हो जाएगा, जहां पे वायर होगा स्लाइटली क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका इस तरह से डिप्रेशन, ये वायर आ गया, ये तो होगा ही वेट की वजह से। तो लिक्विड का सरफेस एक्चुअली फ्लैट नहीं होगा, जैसे आप नीडल रखोगे इसका वेट लगेगा तो स्लाइटली डिप्रेशन हो जाएगा। अब सही है, अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी चीजों को, है ना, कि जैसे डिप्रेशन होगा यहाँ पे लिक्विड के सरफेस में, हाँ, डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड वेट ऑफ द मटेरियल, वही तो है, उसके अकॉर्डिंग स्लाइटली डिप्रेशन होगा जरूर, कितना भी कम वेट क्यों ना हो, डिप्रेशन में भी लेस और मोर, लेकिन होगा जरूर। अब आपका सही है। अब जब हम वेट लेंगे तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स ऐसा ले लेंगे, इस साइड लिक्विड सरफेस है तो जो भी सिस्टम है उससे भी टीएल ऐसे लग गया, इस साइड भी लिक्विड सरफेस है तो जो भी सिस्टम होगा उसकी वजह से टीएल इस तरफ लग गया। अब आप ध्यान दो, टीएल के अब दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, तो जो टीएल का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, है ना, वो ऐड हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2TL आपका साइन थीटा। आई हैव टेकन दिस एंगल एज ए थीटा, है ना, ये वाला एंगल जो मैंने हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा ले लिया, तो टीएल का कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, टीएल के साइन कंपोनेंट ऊपर आ जाएंगे। अब सही है कि भाई वेट को 2TL साइन थीटा क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, तभी वो निडल फ्लोट करती है। लिक्विड के सरफेस पे जो बहुत लाइट वायर होगा, बिल्कुल सही है ना, कि जो वाइट वायर होगा वो जो होगा वो फ्लैट बेसिकली आपका फ्लोट करता है, क्योंकि ये कंडीशन होती है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, है ना। तो ये ध्यान रखना, जब तक ये सरफेस पे होगा फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि वेट को ये फोर्स बैलेंस करेगा कंपोनेंट। लेकिन जैसे हम इसको डिप करेंगे, हल्का सा स्लाइटली ऊपर से हिट करेंगे, जैसे लिक्विड सरफेस के अंदर आएगा ये, तो अब इसमें आप सरफेस टेंशन वाला फोर्स हट जाएगा, क्योंकि सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे लगता है, तो इसमें एक वेट लग जाएगा, अब इसमें लग जाएगा बॉयंसी फोर्स, और चूंकि आयरन की निडल है तो ये सिंक कर जाएगा। लेकिन सरफेस पे कोई भी निडल या लाइट वायर फ्लोट करता है, तो उसकी कंडीशन आपकी होती है ना। तो एक तो कॉन्सेप्ट इसका है कि F इक्वल टू TL से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। दूसरा हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन सब सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल दो ही चीजों के ऊपर होते हैं, F इक्वल टू TL एंड सरफेस एनर्जी के ऊपर। तो जो सरफेस एनर्जी होती है इसका कंसेप्ट भी एकदम सिंपल सा है, कि हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन, हैज टू बी डन
to increase surface area of liquid. Surface area of liquid. And that work is stored as surface energy. ये आपका होता है कि सरफेस एनर्जी को जब भी डिफाइन करेंगे हम, तो एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एंड दैट वर्क स्टोर एज ए सरफेस एनर्जी, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, लिक्विड सरफेस की नेचुरल टेंडेंसी ये है कि ये सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप इंक्रीज करना चाहो तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट कोई फोर्स लगाना पड़ेगा ना, या वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कैसे स्टोर होगा एज ए सरफेस एनर्जी। तो इसको स्लाइटली हम थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट से इसको डिफाइन करते हैं कि भाई सरफेस एनर्जी के कंसेप्ट हम कैसे समझें। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि कोई इस तरह का बेटा हुआ है, नोटेट मत करो, है ना, डोंट नोटेट। ये आप करिएगा इस तरह से, है ना, ये आप कर लीजिए। तो यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक वायर का फ्रेम ले लेता हूँ ऐसे, इस चीज को आप ठीक से समझना, दिस इज ए फ्रेम ऑफ ए वायर, है ना। इस तरह से वायर का फ्रेम ले लिया, है ना, ये वायर का इस तरह से पीस है कोई, और इसमें एक दूसरा वायर है जो कि स्लाइड कर सकता है, दिस इज स्लाइडिंग वायर, दिस इज स्लाइडिंग वायर, है ना, कि भाई एक स्लाइडिंग वायर ले लिया, ये इस दोनों वायर के ऊपर इस तरह से स्लाइड कर सकता है आगे पीछे, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। और हम क्या करते हैं, इसको किसी सोप सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, एंड यहां पे बीच में एक सोप की फिल्म बना लेते हैं, कि सिर्फ इस पोर्शन में वी फॉर्म वन सोप फिल्म, कि इस तरह से आपका यहाँ पे आपने क्या बना लिया, बेसिकली आपका सोप का एक फिल्म बना लिया, कि सोप सॉल्यूशन में डिप करके यहाँ पे कुछ नहीं बनाया, सिर्फ इस जगह पे सोप सॉल्यूशन का एक फिल्म बना लिया, और इसको लिक्विड सरफेस से बाहर निकाल लिया पूरी चीज को। और ये पूरी चीज हॉरिजॉन्टल है ना, ये इसका जो प्लेन है वो कैसा है, बेसिकली आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। यहाँ पे मैं वर्टिकल बना रहा हूँ, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल है। तो जैसे मैं सोप सॉल्यूशन से बाहर इसको निकालूंगा, कि अगर ये लेंथ एल है, कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाली लेंथ अगर एल है ना, तो यहाँ पे एक टीएल की वजह से फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि राइट साइड पे तो कोई लिक्विड सरफेस है ही नहीं ना। अगर राइट साइड पे भी होता तो दोनों तरफ लगता, लेकिन इसमें तो राइट साइड पे तो एयर है, लेफ्ट साइड पे आपने एक फिल्म बना ली है, लिक्विड सरफेस है, तो इसमें एक फोर्स लगेगा। तो फोर्स की वजह से ये अपने लेफ्टवर्ड जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एरिया को मिनिमम करना होता है। लेकिन आपको क्या करना है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है। तो मैं चाहता हूं कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आप क्या लगा दोगे, एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस वायर को हम यहाँ पे ले आए, है ना। और डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो डेल्टा एल हो गया, डेल्टा एक्स ले लो आप इसमें। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो कितना हो गया, बेसिकली आपका डेल्टा एक्स हो गया, है ना। तो सिंपल सा एक सोप की फिल्म थी, है ना, कि सिंपल से आपने क्या किया, किस तरह से वायर का फ्रेम था, इसके ऊपर एक स्लाइडिंग वायर था, इसको आपने लिक्विड सॉल्यूशन में डिप कर दिया और डिप करके बाहर निकाल लिया, सो दैट ए सोप फिल्म फॉर्म हियर। तो राइट साइड पे तो कोई सोप फिल्म नहीं है, लेफ्ट साइड पे सोप फिल्म है, तो एक फोर्स लग जाएगा सरफेस टेंशन की वजह से, जिससे ये स्लाइडिंग वायर लेफ्टवर्ड जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको तो इसका एरिया बढ़ाना है ना, तो आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपने यहाँ एरिया इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हो गया। तो आपने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया ना, वो एक्सटर्नल वर्क यहाँ पे कैसे स्टोर होगा, एज ए सरफेस एनर्जी। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिखना चाहूँ कि व्हाट इज द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, क्योंकि पहले भी सरफेस था, आपने सरफेस एरिया को बढ़ाया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बात करूंगा व्हाट इज द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई हो जाएगा जो वर्क किया आपने इसके डिस्प्लेसमेंट करने में, और ये वर्क थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये वर्क हो जाएगा 2TL इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे मैंने 2TL ले लिया है, कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एक्चुअली में ये सिर्फ TL नहीं होगा,
बल्कि 2TL होगा। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई 2TL? व्हाई नॉट TL ओनली? 2TL क्यों होगा? It will act on either side of the. हाँ, इधर साइड मतलब इसमें दो सरफेस हैं। एनी सोप फिल्म, है ना, कि कोई भी जो सोप की फिल्म होगी, सोप फिल्म will have two surface, will have two surfaces, upper surface and lower surfaces। जैसे मैं थोड़ा सा वीडियो ऑन करूं अगर, तो है ना, मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं आपका कि भाई किस तरह से टू सरफेस होगा। कोई भी पेपर आप ले लो, है ना, कि दिस इज काइंड ऑफ सोप फिल्म, है ना, कि आपने बोला ये सोप फिल्म कोई थिन बन गई है, तो अपर सरफेस भी है, लोअर सरफेस भी है, तो देयर इज अ टू सरफेस। जब टैंक में कोई लिक्विड होता है तो इट विल हैव ओनली वन सरफेस, सिर्फ अपर सरफेस होता है, नीचे तो पूरा लिक्विड होता है ना। लेकिन जब सोप फिल्म ऐसे थिन फॉर्म होगी माइक्रोन्स में, है ना, तो इट विल हैव द टू सरफेस, अपर सरफेस, लोअर सरफेस। तो अपर में भी टीएल लगेगा, लोअर में भी टीएल लगेगा, है ना, कि अपर में भी एक टीएल फोर्स लग जाएगा और लोअर में भी टीएल फोर्स लग जाएगा, तो इसलिए हम 2TL लिए हैं। तो ये वन सरफेस टू सरफेस का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सोप फिल्म का टू सरफेसेज हैं तो उसमें फोर्स भी दोनों सरफेस पे लगेगा, तो यहाँ पे 2TL लग जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या लग जाएगा बेसिकली आपका 2TL दिस वे, है ना, तो 2TL यहाँ पे क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा। तो 2TL फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वर्क डन एंड दैट विल बी इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसी को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में मैं लिख दूंगा कि जो डेल्टा ई होगा ये आपका हो जाएगा T इंटू ट्वाइस ऑफ L इंटू डेल्टा एक्स, है ना। अब ये जो टर्म होगा ये चेंज इन एरिया ही तो हो जाएगा, 2L इंटू डेल्टा एक्स जो होगा इस पोर्शन का एरिया हो जाएगा, अपर एंड लोअर दोनों लिया है इसलिए 2 आ गया यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं T इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो सिंपल सा जो सरफेस एनर्जी होती है वो सरफेस टेंशन को डेल्टा ए से मल्टीप्लाई करने से आ जाती है। इसमें डेल्टा ए जो है दिस इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यही तो हम करना चाहते थे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कि अगर किसी भी सरफेस के सरफेस एरिया को अगर इंक्रीज करना चाहो तो उसमें कुछ वर्क होगा, वो वर्क कैसे स्टोर होगा, एज ए इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। तो जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया होता है, सरफेस एनर्जी होती है, दिस इज सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो T इंटू डेल्टा ए हो जाता है। तो सिंपल अगर मैं सरफेस एनर्जी की बात करूं, भाई अगर हम चेंज की बात नहीं करें, सिंपल हम सरफेस एनर्जी की बात करें, तो सिंपल सरफेस एनर्जी जो होगा वो T इंटू ए हो जाएगा। भाई पहले से भी तो इसका एरिया था ना कुछ, उसको T से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सरफेस एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि पहले से ये फॉर्म हुआ होगा ना। अगर हम इसमें चेंज करना चाहें एरिया में तो चेंज इन सरफेस एनर्जी आ जाएगा। तो सिंपल सा सरफेस एनर्जी की ये डेफिनेशन होती है, E इक्वल टू T इंटू एरिया, है ना। तो इसको आप लिख लो। तो दो ही फॉर्मूले हैं जिससे कि सारे न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व होंगे, है ना। जो भी कैपिलरी का कंसेप्ट है, जो भी ये सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो मैंने ये दो फॉर्मूले बताए। In last formula, A is the area, not change. This is the initial area, कि पहले जो एरिया था, भाई पहले भी जो सरफेस होगा उसकी कुछ सरफेस एनर्जी होगी ना, तो सरफेस टेंशन को इस पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी सरफेस एनर्जी आ जाएगी। अगर एरिया इंक्रीज होगा देन सरफेस एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। तो जब आप इंक्रीज लोगे तो चेंज इन एरिया लोगे, सिंपल लिखोगे तो T इंटू एरिया ले लोगे, सरफेस टेंशन को हम एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया इसमें, है ना। तो मतलब दो ही फॉर्मूले इसमें है ही, कि अगर मैं इस पूरे चीज को थोड़ा सा समराइज करना चाहूँ, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है। कई स्टूडेंट इसी दो फॉर्मूले से पूरा ये चैप्टर कर लेते हैं, है ना, बाकी वो कोई फॉर्मूला जानते ही नहीं, है ना, इसी दो फॉर्मूले से कर लेते हैं। सिंपल सा मैंने आपसे ये बोला कि दो फॉर्मूले अगर हम देखें
तो पहला जो फॉर्मूला था दैट इज योर F इज इक्वल टू TL, दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। एंड दूसरा जो फॉर्मूला था सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू एरिया, है ना, कि दिस इज द फोर्स मेथड, और ये एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं इज इक्वल टू T इंटू एरिया। कि T को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो सरफेस एनर्जी आ जाएगी, T को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, है ना, टेंजेंशियल टू सरफेस, टेंजेंशियल टू सरफेस एंड अवे फ्रॉम सिस्टम, एंड अवे फ्रॉम सिस्टम। जो भी आपका सिस्टम होगा उससे अवे करेगा, है ना, तो ये थोड़ा सावधान रखना। तो इसी के ऊपर सारी चीजें थ्योरी आपकी बेस्ड है। इसी के बेसिस पे हम एक चीज एड्रेस करते हैं, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, है ना, कि कोई भी अगर लिक्विड ड्रॉप है, आप ध्यान रखना ड्रॉप है या बबल है। अगर कोई लिक्विड ड्रॉप है तो सिंगल सरफेस होगा, है ना, बबल है तो डबल सरफेस होगा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, कि जब भी कोई इस तरह से लिक्विड ड्रॉप कोई फॉर्म होगा ना, ये आपका कोई लिक्विड का ड्रॉप है, अंदर पूरा लिक्विड है और ये आपका सरफेस आ गया, तो हम ये जानते हैं कि इसके अंदर का जो प्रेशर होगा बाहर के प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है। कि इसका जो इनसाइड प्रेशर होगा आउटसाइड प्रेशर से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर इसके अंदर का प्रेशर को मैं ले लूँ P2 और बाहर का प्रेशर तो ऑफकोर्स एटमॉस्फेरिक होगा, लेकिन हम P1 ले लेते हैं, तो इसके अंदर का प्रेशर जो P2 होगा ना विल बी ग्रेटर देन P1, है ना, कि हमेशा जो लिक्विड के अंदर का प्रेशर होता है बाहर के प्रेशर से ज्यादा है। सर मतलब P2 ज्यादा होता है बाहर P2 ज्यादा होगा, अगर इक्विलिब्रियम में है तो इनसाइड प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, अंदर का प्रेशर एक्सेस होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। जब ये स्फीयर फॉर्म होगा ना तो अंदर के लिक्विड को ही कंप्रेस करता है, कि जब अपने एरिया को मिनिमम करके कोशिश करके स्फीयर बनाएगा तो अपने अंदर के लिक्विड को ही कंप्रेस करता है, तो इसलिए अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो ये कितना ज्यादा होता है, अगर आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द P2 माइनस P1, वैसे तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि ये इक्वल होता है 2T/r के, कि अगर इसकी रेडियस r है ना, और सरफेस टेंशन इसका T है, तो P2 माइनस P1 की वैल्यू 2T/r हो जाती है। तो इसको अगर मुझे डिराइव करना है तो एक लाइन का डेरिवेशन है, जस्ट हम ये इससे ड्राइव कर सकते हैं F इक्वल टू TL, है ना। मैं थोड़ा सा ऐसा ले लेता हूँ जैसे क्रिकेट की बॉल होती है ना, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कोई ये बना लिया, ये ड्रॉप था थोड़ा सा इनलार्ज्ड, और जैसे क्रिकेट की बॉल में बीच में स्टिचिंग होती है ऐसे, सिर्फ उसको मैंने फोकस किया ऐसे पेरीफेरी, तो एक पेरीफेरी है ना। अब आप थोड़ा ध्यान दो, इसके दोनों तरफ लिक्विड सरफेस है ना, तो इस पूरे पेरीफेरी पे दोनों साइड से फोर्स लगेगा, है ना, कि इस तरह से कहीं भी पॉइंट ले लें हम इस तरह से, तो दोनों साइड से फोर्स लग जाएगा ये ऐसे, है ना। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स दोनों तरफ लगेगा ना। जो आपकी क्रिकेट बॉल जैसे हम रिज्यूम कर लें तो जो स्टिचिंग होती है बीच में, सीम जिसको बोलते हैं, तो उसमें दोनों तरफ सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा। तो इससे तो हम ज्यादा कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ लग रहा है, वो तो इक्विलिब्रियम में मेंटेन होंगे ही। अगर मैं इसके हाफ को सिस्टम ले लूं, किसी भी हाफ को, लेफ्ट हाफ को सिस्टम ले लूं या राइट हाफ को सिस्टम ले लूं, तो किसी भी एक हाफ को सिस्टम ले लो आप। जैसे मैंने यहाँ पे इसके लेफ्ट हाफ को सिस्टम ले लिया, इस पूरे बॉल से सिर्फ मैंने लेफ्ट हाफ की बात की, मैं पूरा तो इक्विलिब्रियम में है ही, मैंने बोला है लेफ्ट हाफ है। तो आपको पता है कि राइट साइड पे तो कोई लिक्विड सरफेस है ही नहीं ना, तो जो भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, है ना, राइट साइड वाला इसको पुल करेगा अपनी तरफ, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग गया ऐसे, है ना, कि जो भी सिस्टम आपने लेफ्ट हाफ को लिया तो उससे अभी एक फोर्स लग गया कि भाई इसके राइट साइड वाला जो चीज होगी ये इसको अपनी तरफ स्ट्रेच करेगा। अगर ये सिस्टम है मेरा तो सिस्टम मैंने इसको चूज कर लिया, और ये फोर्स कितना होगा हम सिंपल लिख सकते हैं, ये जो टोटल फोर्स होगा T × 2πr हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड।
तो कितने लेंथ पे फोर्स लग रहा होगा पूरे पेरीमीटर पे, तो पेरीमीटर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर ही तो हो जाएगी। तो अब ये फोर्स राइटवर्ड लग रहा है, कोई फोर्स इसको बैलेंस तो करेगा कि अगर मैंने लेफ्ट हाफ को सिर्फ सिस्टम ले लिया या राइट हाफ को लेता तो लेफ्टवर्ड लग जाता। तो इस फोर्स को जो बैलेंस करता है वही प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स होता है। हम ये बोलते हैं कि इसके अंदर का प्रेशर अगर P2 है और बाहर का प्रेशर अगर P1 है तो एक फोर्स यहाँ पे लेफ्टवर्ड लग जाएगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और वो फोर्स हो जाएगा P2 माइनस P1 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, प्रोजेक्टेड एरिया लिखते हैं इसमें, है ना। तो अभी इक्विलिब्रियम में आ गया कि अगर ये लेफ्ट हाफ इक्विलिब्रियम में है तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स जो T इंटू 2 पाई आर है उसको प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स जो होगा अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा होगा, बैलेंस करता है। तो अगर मैं बात करूं एट इक्विलिब्रियम की, एट इक्विलिब्रियम, है ना, तो एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा P2 माइनस P1 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू T इंटू 2 पाई आर, है ना। तो अल्टीमेटली आपको पता है कि पाई कैंसिल, ये आर भी कैंसिल, तो P2 माइनस P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2T बाई आर। तो जब भी कोई लिक्विड ड्रॉप होता है ना, ये ड्रॉप ध्यान रखना, ड्रॉप में हमेशा सिंगल सरफेस होगा, अंदर में तो पूरा लिक्विड है, सरफेस थोड़ी है, एक ही सरफेस है। लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है, लिक्विड सिंगल सरफेस होता है। तो P2 माइनस P1 की वैल्यू 2T बाई आर हो जाएगी, है ना। ये ऐसे ही को जनरलाइज भी कर लेते हैं हम इसमें कि भाई कोई जरूरी नहीं कि पूरा ड्रॉप या लिक्विड हो, कोई सरफेस ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ऐसा कर्व हो सकता है, सिंपल कर्व, है ना। तो इसमें एक अपर साइड है और एक पॉइंट इसके जस्ट अंदर है ना। तो मैं बोलूंगा कि जो प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड होगा विल बी ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड इन जनरल, कि कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर मैं यहाँ का प्रेशर ले लूँ, सपोज आपका P1 या P2 ले लूँ, या P1 ले लो इसे आप, और ये प्रेशर अगर मैं P2 ले लूँ तो अपर सर जो P2 की वैल्यू होगी वो P1 से ज्यादा होगी, P2 विल बी ग्रेटर देन P1। प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड हमेशा प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होता है, तो P2 कॉनकेव साइड पे तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द P1, और ये डिफरेंस फिक्स्ड है। P2 माइनस P1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2T बाई आर हो जाएगी, आर इसका रेडियस हो जाएगा कर्वेचर, आर इसका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे। इक्विलिब्रियम सिंपल सा है बेटा, जैसे आपने बोला ये एल लेंथ पे एक फोर्स लग रहा है, इसके पेरीमीटर पे वो राइटवर्ड लग रहा होगा, तो T इंटू 2 पाई आर आ गया। इसको प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स बैलेंस करेगा, तो प्रेशर डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स लेफ्टवर्ड लग जाएगा और दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो बैलेंस हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन होगा तो प्रेशर डिफरेंस 2T बाई आर होगा। इसी को फिर मैंने जनरलाइज कर दिया कि जैसे ये जो चीज है इसके अंदर वाला पॉइंट कॉनकेव साइड हो गया, बाहर वाला पॉइंट कॉन्वेक्स साइड हो गया, तो हमने बोला कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होगा, और ये जो डिफरेंस होगा ये 2T बाई आर के इक्वल होगा। तो कुछ नहीं कि नॉर्मली कोई स्फीयर हो या ड्रॉप हो, सरफेस ऐसा हो सकता है कोई भी कर्व, जब कर्व सरफेस होगा तो जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड प्रेशर सेम नहीं होता है, बल्कि कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसकी वैल्यू 2T बाई आर हो जाएगी, ये हमने बात की। Sir, could you explain the direction of the half liquid drop you have taken? Direction of force. बेटा मैंने क्या किया कि जैसे दो पूरा ये स्फीयर था, इसका लेफ्ट हाफ सिस्टम ले लिया मैंने, तो अब सिस्टम अगर ये है तो इसको राइट हाफ जो होगा सरफेस टेंशन वाला फोर्स इसको अपनी तरफ पुल करेगा, तो पुलिंग फोर्स आ गया। तो ये पुलिंग फोर्स कितना आ गया, T इंटू एल, यहाँ मैंने जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई किया है T इंटू एल, तो T सरफेस टेंशन हो गया, L जो हो गया इसका पेरीमीटर हो गया, पूरे L पे तो लग रहा है। अब इसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस करेगा, तो अभी मैंने बोला है कि अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा होता है, तो P2 माइनस P1, अंदर में P2 होगा, अंदर बाहर में P1 होगा, तो ये फोर्स लेफ्टवर्ड लगेगा तभी तो उसको बैलेंस करेगा ये। तो P2 माइनस P1 को मैंने एरिया से मल्टीप्लाई, तो ये फोर्स आ गया, ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए, तो ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया कि P2 माइनस P1 किसके इक्वल होगा,
2T/RT, है ना। Okay, sir. फिर मैंने जनरलाइज कर दिया, आई हैव जनरलाइज्ड इट, कॉनकेव कॉन्वेक्स से इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, है ना। तो जस्ट मैंने बोला यही फॉर्मूला यूज करना है आपको, TL एंड TA, पूरा सरफेस टेंशन TL एंड TA है ही, बाकी सारी चीजें इसी से डिराइव होती है। जस्ट सरफेस टेंशन इज व्हाट, TL TA, TL इज फोर्स, TA इज एनर्जी, है ना, ये हम कर सकते हैं ऐसे। F इज द सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होता है, ये तो फॉर्मूला है कि सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स लगता है, उसी को TL बोलते हैं, है ना। तो वी कैन राइट, है ना। तो ये तो आ गया एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। अब हम आते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, और फिर एक जनरल फॉर्मूला पढ़ लेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो चीज है इसमें, मैं अभी आ जाऊंगा कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पार्ट पे, वो आप समझ जाओगे, है ना। तो जो नेक्स्ट चीज हम इसमें पढ़ते हैं, वी स्टडी एक्सेस प्रेशर अभी मैं शो करता हूं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, कि पहले लिक्विड ड्रॉप था, अब ये सोप बबल आ गया, है ना। तो जो सोप बबल होता है ना, इसमें 2 सरफेसेस होते हैं, बस यही चेंज आ जाएगा इसमें, 2 सरफेसेस, है ना। कि कोई भी सोप बबल जब फॉर्म होगा तो अंदर में भी एयर या गैस होगी, बीच में एक थिन लेयर ऑफ सोप होगी जो आप इस तरह से ब्लो करते हो, और बाहर भी एयर होगी। तो सोप बबल को हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं कि कोई भी सोप बबल जो होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा, एक थिन लेयर ऑफ सोप, ऐसा, है ना। तो इसमें भी 2 सरफेस हैं, दिस इज आउटसाइड सरफेस, है ना, और ये आपका जो हो जाएगा वो इनसाइड सरफेस हो जाएगा, इनसाइड सरफेस। तो बस इसमें 2 सरफेस होते हैं, उसमें क्या था, अंदर पूरा लिक्विड था, तो एक आउटसाइड सरफेस सिर्फ था, है ना। तो अब इस बात है, इसमें जो प्रेशर डिफरेंस होगा इसमें भी ऐसे ही है कि अगर अंदर में प्रेशर P2 है और बाहर में P1 है, देन इन दिस केस P2 विल बी ग्रेटर देन P1, एंड P2 माइनस P1 की जो वैल्यू होती है इस केस में, क्योंकि 2 सरफेस है तो 40/R हो जाएगी, है ना, कि कितना हो जाएगा, 40/R। तो जब सोप बबल हो गए या 2 सरफेस होंगे तो ये 40/R हो जाएगा, है ना। डिराइव कर सकते हैं इजिली हम, आप इसका लेफ्ट हाफ सिस्टम ले लो, ये सोप बबल का हम क्या सिस्टम ले लेंगे, बेसिकली आपका लेफ्ट हाफ को, ये इसको यहाँ से हटाओ, इधर ही बनाते हैं, इसके लेफ्ट हाफ को हम क्या ले लेते हैं, बेसिकली आपका सिस्टम, यहाँ पे लेफ्ट या राइट हाफ कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये आपका सोप बबल हो गया, इसके लेफ्ट हाफ को हमने सिस्टम ले लिया ऐसे, है ना, ये थिन लेयर ऑफ सोप हो गई ऐसे, लाइक दैट, ये ऐसा, है ना। तो आपको पता है इसमें भी क्या होगा, राइट वाला जो पोर्शन होगा सोप बबल का, उसके सरफेस की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स राइटवर्ड लग जाएगा। अब ये कितना लग जाएगा, 2 इंटू T इंटू 2πr। आपने 2 क्यों लिया, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाहर में भी लगेगा अंदर में भी लगेगा, 2 सरफेसेस है, तो 2 लेने का मतलब है डबल सरफेस है, इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा। और प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा, वो आपका हो जाएगा P2 माइनस P1 इंटू πr²। तो इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा P2 माइनस P1 इंटू πr² विल बी इक्वल टू द इंटू T इंटू 2πr, है ना। जो चीजें कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दो आप इसमें, है ना। तो यहां से प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 की वैल्यू हो जाएगी 40/R। तो जो सोप बबल होगा उसके अंदर प्रेशर डिफरेंस 40/R होता है ना। तो इसको एज ए फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है ना। तो ये जस्ट मैंने डिसाइड किया कि भाई प्रीवियस स्लाइड में अगर सिंगल सरफेस होगा तो प्रेशर डिफरेंस 2T/R होगा, प्रेशर ऑन कॉनकेव विल बी प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स
जो कि 2t/r के इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब डबल सरफेस होंगे तो यही चीज 40/r हो जाएगी। वही प्रेशर ऑन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इसमें भी वही हो जाएगा कि प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड है ना, अंदर वाले का मतलब कॉनकेव है, बाहर वाला कॉन्वेक्स है, माइनस प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स will be equal to the 40/r whenever there is a two surfaces. सिंगल में 2t/r लेना है, डबल में 40/r। ये आपका है ना। कई बार इस प्रेशर डिफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं। है ना, तो ये जस्ट हमने इसको डिफाइन किया। अब हम आ जाते हैं एक जनरल एक्सप्रेशन के ऊपर, जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। भाई ये तो क्या था कि सिर्फ स्फीयर के लिए वैलिड था ना, लेकिन लिक्विड सरफेस का शेप स्फेरिकल के बजाय सिलेंड्रिकल भी हो सकता है ना। कई केस में हम स्पेशल केस में सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है। तो जनरल फॉर्मूला जो प्रेशर डिफरेंस का होगा, है ना, डेल्टा पी ले लेता हूं मैं से। प्रेशर डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला जो होगा वो होता है T इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। है ना, कि T इंटू क्या r1 प्लस 1/r2 फॉर सिंगल सरफेस, सिंगल सरफेस है ना। और डबल सरफेस होंगे तो इसका डबल हो जाएगा, ये 2t इंटू क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। r1 r2 क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा। डबल सरफेस है ना, कि जब लिक्विड ड्रॉप होगा तो सिंगल सरफेस है, जब सोप बबल होगा तो डबल सरफेस है ना। अब इसमें r1 r2 आप ध्यान रखना कि r1 एंड r2 आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन परपेंडिकुलर प्लेन, इन परपेंडिकुलर प्लेन। कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसमें हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर प्लेन में, है ना। इसका मतलब समझना, जैसे मैंने बोला लिक्विड ड्रॉप है ऐसा, है ना, सीधे हम इससे निकाल सकते हैं, इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका कोई लिक्विड ड्रॉप है, मैं लिख देता हूं। तो लिक्विड ड्रॉप में सिंगल सरफेस होता है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब r1 r2 क्या होगा, जैसे मैंने एक प्लेन ऐसा ले लिया तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो r1 हो जाएगा, और एक प्लेन मैंने इसमें ऐसा ले लिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इस प्लेन में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो r2 हो जाएगा। क्योंकि ये स्फीयर है, लिक्विड ड्रॉप है, तो r1 इक्वल टू r होगा। r1 r2 दोनों सेम होंगे और r के इक्वल होंगे, क्योंकि स्फीयर का तो किसी भी प्लेन में रेडियस सेम ही रहेगा ना। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। तो जब मैं प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे लिखूंगा कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, मैं जस्ट लिख दूंगा T इंटू 1/r प्लस 1/r। मतलब प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2t/r। वही चीज आगे, है ना। अब ये मैंने इसलिए बताया है फॉर्मूला क्योंकि कई बार ये स्फेरिकल सरफेस नहीं होता है। किसी ने बोला लिक्विड का सरफेस ऐसे सिलेंड्रिकल है, किसी भी मीन से हमने कोई सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसे बना लिया, है ना। अब इसके अंदर का प्रेशर डिफरेंस आपको बताना है कि इसके अंदर का अगर प्रेशर P2 है और बाहर का प्रेशर अगर P1 है तो P2 विल बी ग्रेटर देन P1। तो P2 P1 का क्या डिफरेंस होगा, तो क्या 2t/r ही होगा। तो थोड़ा सा मुझे बताओ, अगर ये सिलेंड्रिकल सरफेस है तो क्या होगा, आपको कुछ लगता है क्या होना चाहिए। अगर सिलेंड्रिकल सरफेस है तो P2 माइनस P1 का डिफरेंस क्या होना चाहिए। P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या 2t/r ही होगा। हाँ, इसमें डिफरेंट रेडियस है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको। मैं परपेंडिकुलर प्लेन में आपको रेडियस लेना होता है, इसके रेडियस r तो है ही, है ना, कि अगर इस सिलेंडर का रेडियस r है तो P2 माइनस P1 की वैल्यू क्या होगी। नहीं, ये सब नहीं करना है आपने कुछ भी, सिंपल इस फॉर्मूले से ले लेना आप। इसमें ये फॉर्मूला यूज करोगे
है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक ले लूंगा ऐसा प्लेन, है ना, और एक मैं ले लूंगा ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन। इन दोनों में रेडियस निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू होता है T इंटू 1/r1। तो इस प्लेन में तो रेडियस r ही होगा, 1/r लिख दिया, प्लस अब इस प्लेन में लेंगे तो ये तो फ्लैट सरफेस है ना, दिस इज ए फ्लैट सरफेस, है ना, ये आपका कोई फ्लैट सरफेस है। तो फ्लैट सरफेस का रेडियस क्या होता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फ्लैट सरफेस, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन। किसी भी फ्लैट सरफेस का रेडियस क्या होगा, जैसे प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट, है ना। किसी भी फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होता है। तो मतलब यहाँ पे 1/इनफाइनाइट आ जाएगा, आप समझ लो। भाई एक सरफेस तो कर्व था तो उसका तो आपने आर ले लिया, जब परपेंडिकुलर मैंने बनाया तो ये सरफेस तो फ्लैट हो गया ना, तो फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से प्रेशर डिफरेंस 2T/r नहीं आया, बल्कि T/r आ गया। तो कोई भी सिलेंड्रिकल सरफेस होगा तो उसका प्रेशर डिफरेंस T/r के इक्वल होता है, उसी का ही जनरल फॉर्मूला है। कोई भी R1 R2 होगा वो हम पुट कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी शेप के लिक्विड के लिए दोनों फॉर्मूले वैलिड हो जाएंगे। वैसे पॉपुलर यही है, स्फेरिकल ही ज़्यादा पॉपुलर होता है ना। स्फेरिकल क्या हो जाएगा, इसलिए आपका ज़्यादा पॉपुलर होता है ना। तो इसलिए हम निकाल सकते हैं कि भाई किसी भी शेप तो कुछ भी हो सकता है, कोई शेप ऐसा भी हो सकता है जैसे टैबलेट होती है ना, तो इसका भी प्रेशर डिफरेंस हम निकाल सकते हैं अगर R1 R2 मुझे पता है तो, है ना। तो किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन पॉपुलर यही दोनों है कि अगर लिक्विड सोप बबल होगा तो 40/r हो जाएगा, है ना, और अगर आपका कोई लिक्विड ड्रॉप है तो 2T/r। उसी को थोड़ा सा मैंने जनरलाइज कर दिया, है ना। तो ये आपका प्रेशर डिफरेंस आया, और ये आया TL से ही है, सब कुछ TL से ही हम निकाल रहे हैं, रिफ्लेक्स। सिंगल सरफेस, अच्छा वो प्रीवियस स्लाइड में, हाँ सिंगल सरफेस, दिस इज डबल सरफेस, टू सरफेसेस। कोई भी सोप फिल्म जैसी चीज बनेगी तो उसमें 2 सरफेस होंगे, तो 2 सरफेस होंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। डबल या 2 सरफेसेस लिख लो आप। भाई जहां पे डबल सरफेस है आपने 2 से मल्टीप्लाई तो किया है ना, जहां पे डबल सरफेस है वहां पे आपने मल्टीप्लाई किया। बेटा सिलेंड्रिकल पार्ट कुछ भी नहीं है, देखो सिलेंड्रिकल बन गया तो एक आपने ऐसा प्लेन लिया तो इसका रेडियस तो r है, तो आपने यहाँ r पुट कर दिया। एक परपेंडिकुलर प्लेन लिया तो परपेंडिकुलर प्लेन में ये चीज फ्लैट हो गई, तो जो फ्लैट सरफेस होता है ना इसका r इनफाइनाइट होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ इनफाइनाइट पुट कर दिया, तो प्रेशर डिफरेंस T/r आ जाएगा, है ना। तो किसी भी शेप के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, नीड नॉट नेसेसरी कि स्फेरिकल ही, है ना। जनरल फॉर्मूला फॉर एनी शेप, एनी शेप ऑफ सरफेस, है ना, कि सरफेस का कुछ भी शेप हो सकता है, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, टैबलेट जैसा, एनीथिंग, है ना। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आज हमने डिस्कस किया, तो थ्योरी के लिए आज इतनी काफी है। नाउ विल गो फॉर द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑल दिस। ओके, इसके पहले जस्ट एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम करेंगे जो कि जस्ट एक जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होगा, है ना। कभी एक बार एग्जाम में उनके आने के चांसेस होते हैं, है ना। एक जनरल क्वेश्चन होता है, बड़ा लोग पूछते हैं कि यहाँ पे कोई सोप बबल है ऐसा, इससे लार्ज सोप बबल, और इससे हमने क्या किया, थ्रू ए पाइप, बहुत नैरो कोई पाइप है, उससे एक और सोप बबल हमने ऐसे लगा लिया, बोथ आर द सोप बबल, दोनों के अंदर एयर है,
दिस इज सोप बबल, है ना, इसके अंदर भी एयर है और दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, देन व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, भाई दोनों को कनेक्ट कर देंगे, देन व्हाट शुड हैपन, इसका यूजली जो है ना स्टूडेंट रॉन्ग आंसर देते हैं। मतलब स्टूडेंट जो इसके आंसर देते हैं वो ये देते हैं कि भाई जो एयर लार्ज से होगी वो स्मॉल की तरफ मूव करेगी और ये छोटा होता जाएगा और ये बड़ा होगा और अल्टीमेटली ये ऐसे हो जाएंगे, दोनों सेम साइज के आगे बन जाएंगे, कि अल्टीमेटली दोनों का साइज क्या हो जाएगा, इसलिए आपका सेम हो जाएगा ऐसा, है ना, दोनों का साइज सेम हो जाएगा ऐसे आपका, जब ज्वाइन कर देंगे तो दोनों का रेडियस अब सेम हो जाएगा, कोई मे बी आर डैश हो सकता है ना, इक्वल साइज हो जाएंगे, है ना, लेकिन ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, गलत है, तो सही क्या होगा फिर, हाँ आप सही आया है, इन्होंने सही बोला है अनुष्का अग्रवाल ने, है ना, इन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से लार्ज बबल से एयर जो होगी स्मॉल में जाएगी, स्मॉल बड़ा होगा, लार्ज छोटा होगा, दोनों इक्वल साइज के हो जाएंगे, दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है, करेक्ट ये होगा कि जो लार्ज होगा और बड़ा होता जाएगा एंड स्मॉलर विल डिसअपीयर, बिल्कुल सही है ना, लार्ज बबल will grow and eventually finally small bubble right vanish, है ना, कि लार्ज बबल बड़ा होता जाएगा और छोटा बबल और छोटा होता जाएगा, इवेंचुअली ये स्मॉलर बबल वैनिश हो जाएगा, मतलब ये जो साइज होगा, जो केस होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा। उसका रीजन सिंपल सा है कि भाई इसमें जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया, ये आपका लार्ज बबल था और इससे आपने एक स्मॉलर बबल को अटैच कर दिया ऐसे, ये केस था। तो एक्चुअली में जो एयर फ्लो होगी ना वो इससे जाएगी, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एयर फ्लो होगी, स्मॉलर बबल से लार्ज में जाएगी, क्योंकि हमेशा जो गैस एयर फ्लो होती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होती है। तो किसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा आप देख लो, कि अगर ये कैपिलर रेडियस है, इसके बाहर का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक है, तो इसके अंदर का प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस 40/R, अभी आपने पढ़ा प्रेशर डिफरेंस 40/R होता है। इसके बाहर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, इसके अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा P नॉट प्लस 40/स्मॉल, है ना, विच प्रेशर इज मोर, है ना, हाँ दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, बिल्कुल सही है। कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका आर कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, दिस इज मोर, ये जो होगा इसके अंदर का प्रेशर हायर होगा, हायर प्रेशर, है ना, और जो भी गैस फ्लो होगी वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, फ्रॉम स्मॉल से लार्ज की तरफ, तो स्मॉल से लार्ज की तरफ फ्लो होगी, मतलब ये छोटा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा, इवेंचुअली ये कोलैप्स कर जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, इसका आंसर ये सही है कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे, है ना, और जो छोटा वाला बबल है वो बहुत छोटा हो जाएगा। मैंने जस्ट इसको बता दिया क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट इसका अपोजिट सोचते हैं, ये छोटा हो जाएगा बहुत, ये हो जाएगा, है ना, तो ये इसका आंसर है, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि गैस जो फ्लो होगी फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो होगी, जिसका रेडियस कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा और जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है ना, तो कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन आ भी सकता है ना, तो ये आपका इवेंचुअली हो जाएगा, ठीक है ना, तो पहले तो थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना होगा, थ्योरेटिकली अगर आप स्ट्रांग नहीं होगे
तो सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, है ना? तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये आपका गया। नाउ आई शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स। ओके, वेट फॉर अ मोमेंट। ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी, है ना? सरफेस टेंशन के डेफिनेशन से लेके एवरीथिंग। ये आपने पढ़ा, है ना? नाउ आई विल शेयर द फ्यू न्यूमेरिकल्स। Okay, you can go for this question. ये 72 into 10 power minus 3 है। अगर एरिया बढ़ाना है तो वर्क कितना करना पड़ेगा? ए फिल्म ऑफ वाटर, ध्यान रखना, ये फिल्म वर्ड यूज हुआ है ना, तो 2 सरफेसेस होंगे इसमें। जब भी कोई फिल्म वर्ड यूज हो गया तो फिल्म में तो में से 2 सरफेस होते हैं। ये तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाना चाहिए आपका। ओके, आई विल वेट।
हाँ, Ashish, your answer is correct. Separation means like this. There is a one wire, there is another wire. इसके बीच में आपने एक फिल्म बना लिया ऐसे. वाटर फिल्म या सोप फिल्म एक ही चीज होती है. दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, है ना. तो आप इसके बीच को सेपरेशन इसको बढ़ाते हो, है ना, कि इसके बीच का सेपरेशन वैसे तो है 0.5, लेकिन आपको इंक्रीज करके 1 मिलीमीटर बढ़ा देना है. कोई फोर्स अप्लाई करके 1 मिलीमीटर बढ़ा देना है. वर्क हैज टू बी डन. वो वर्क निकालना है आपको, क्योंकि ये दोनों वायर पास आने की कोशिश करेंगे, तो आपको कोई फोर्स लगा के इसको सेपरेट करना पड़ेगा. तो 1 mm से सेपरेट करेंगे तो व्हाट इज द वर्क. हाँ, बिल्कुल सही है. मतलब हाँ, वही थोड़ा सा गड़बड़ है. इकरा यूनिट सही नहीं आ रही है आपकी. एंड अग्निव, योर आंसर इज करेक्ट. रिया, आप सिंगल सरफेस ले रहे हो. सिद्धांत, आप भी सिंगल सरफेस ले रहे हो, इसलिए आपका जो आंसर है वो हाफ आ रहा है. हाँ, वैष्णवी, योर आंसर इज करेक्ट. है ना. तो आई विल एक्सप्लेन. इसका आंसर एक्चुअली ये है 1.44 इंटू 10⁻⁵ जूल. इतने जूल का वर्क होगा, है ना. तो देखो कुछ नहीं है, अभी तो आपने पढ़ा कि भाई जो भी वर्क डन करते हैं वही तो सरफेस एनर्जी होता है चेंज, और ये हो जाएगा T इंटू डेल्टा. तो आप देखो सरफेस टेंशन की वैल्यू तो इसने दी हुई है. वाटर का सरफेस टेंशन इतना ही होता है इनटू चेंज इन एरिया, कि अगर आप यहां से भी पूरे को 1 मिलीमीटर से बढ़ा दो तो एरिया में आपने कितना चेंज किया. आपने एरिया में चेंज कर दिया 2 इंटू 0.1 इंटू 1 मिलीमीटर. आप समझ गए. भाई आपने यहां से इसको 1 मिलीमीटर से पूरा को बढ़ा दिया ना, तो लेंथ तो इसकी 10 सेंटीमीटर थी, तो 0.1 हो गया, इंटू आपने 1 मिलीमीटर से बढ़ा दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया आपने, क्योंकि इट हैज द 2 सर्फेसेस. फिल्म है तो फिल्म का हमेशा 2 सर्फेसेस हो. बस यही आपका आंसर आ गया. तो इसको सॉल्व करोगे तो 1.44 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा जूल आंसर. तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे की चीज है ना. यहाँ पे 2 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस दोनों चेंज होंगे, तो दोनों का एरिया लेना पड़ेगा. तो इस तरह से हम कर सकते. 0.5 इज द अननेसेसरी डाटा, उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपको तो इंक्रीज का निकालना था. एक्चुअल कितनी सरफेस एनर्जी है वो अगर निकालना होता तो फिर ये यूज होता. अगर इससे आपसे पूछा जाता कि इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी है, तो आप T इंटू इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते. तो उस केस में आपका 0.1 इंटू 0.05, है ना, इंटू आपका 2 आ जाता.
लेकिन वो नहीं पूछा हुआ ना, उसको चेंज पूछ रहा है, उसका यूज नहीं हो रहा है इसमें। हाँ, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे चेंज ले लो, चेंज ज़्यादा सही रहता है ना। सब्ट्रैक्शन में तो बहुत टाइम लग जाएगा, चेंज ही तो लेना होता है। डेल्टा ए सीधे हम ले सकते हैं ऐसे, है ना। तो ये आपका इस तरह से। तो स्मार्ट कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये हमने कर लिया ऐसे। एक और क्वेश्चन देखता हूँ मैं। ओके, हाँ सही क्वेश्चन आ गया। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। देयर इज द सोप सॉल्यूशन, यहाँ पे सोप है। इसमें कोई डाटा इनकम्प्लीट है क्या? लेट मी चेक। इसको चेक करता हूँ, फिर आप सॉल्व करना, है ना। कुछ मुझे डाटा इनकम्प्लीट टाइप का लग रहा है, समथिंग इज मिसिंग आई थिंक। अभी मैं सॉल्व करूँ, लेट मी चेक। हाँ, इसमें वो एक्चुअली सरफेस टेंशन नहीं दिया हुआ है, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू आप लिख लो। सरफेस टेंशन इज इन दिस केस इज नॉट, इट इज मिसिंग। सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको दे रखी है 25 इंटू 10⁻³ हाँ, कि फिल्म का जो सरफेस टेंशन है सोप का, दैट इज द 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, है ना। उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे इसे, बिना सरफेस टेंशन के तो सॉल्व नहीं कर सकते।
और ये एक्चुअली आंसर में जी नहीं ग्राम है, ये है ना, ये ग्राम के टर्म्स में दिया हुआ है आपको, कितने ग्राम हम कर सकते हैं शायद, जी हम लिख लो आप यहाँ पे। हाँ माही, हाँ बिल्कुल सही आशीष, आपका कहना सही है ना। हाँ रैचल, कुमकुम, रिया, योर आंसर इज करेक्ट, वीणा योर आंसर इज करेक्ट। हाँ सही बात है ब्रजेश, वैष्णवी योर आंसर इज करेक्ट। है ना, बिल्कुल सही है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपने, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना। सही है, सही। सिद्धांत योर आंसर इज करेक्ट, आशीष योर आंसर इज करेक्ट, है ना, दिस इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है ना। बेसिकली कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ पे डब्ल्यू वेट हैंग कर रहा है ना, डब्ल्यू वेट को हम लिख सकते हैं बेसिकली आपका mg। अब इसको क्या चीज बैलेंस कर रहा होगा, ऊपर नीचे तो एयर है, तो एयर तो सरफेस टेंशन के इधर तो होगा नहीं, जिस तरफ सरफेस होता है उधर ही होगा ना, सरफेस टेंशन की वजह से इस पूरे लेंथ में एक फोर्स लग जाएगा, और वो फोर्स हो जाएगा T इंटू एल, है ना, कि TL से हम क्या कर देंगे इसको बेसिकली आपका मल्टीप्लाई, वो जो फोर्स होगा वो T इंटू एल हो जाएगा, ऐसे TL हो गया। लेकिन आपको पता है ये फिल्म है, तो फिल्म के दो सरफेस होंगे ना, तो 2TL लग जाएगा, तो जो 2TL है, L इज द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन, है ना, तो 2TL इसके वेट को बैलेंस कर लेगा, तो इक्विलिब्रियम में जो 2mg जो होगा वो इट विल बैलेंस बाय द 2TL, बिल्कुल सही है। जब भी फिल्म वर्ड यूज हो, है ना, ऑप्शन 4 इकरा सही आपका आंसर है ना, तो mg इक्वल टू 2TL हो जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई, है ना, आपको m ही तो निकालना था, तो 2TL/g हो जाएगा, है ना, तो m की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो कि जो मास होगा, है ना, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2t की वैल्यू आपने लिख लिया 25 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ इज 0.1 मीटर बाई g10 आपका आ गया, है ना, तो इससे आप सॉल्व कर लोगे, तो मेरे ख्याल से 0.5 वाला टर्म आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, एक्चुअली में ग्राम है ये, वो इस जी से कंफ्यूजन होता है नहीं तो आपको, है ना, वो GM लिखना चाहिए था इससे, है ना, कोई नहीं, बुक्स में तो बुक्स के क्वेश्चंस होते हैं थोड़े बहुत, तो 0.5 ग्राम तक इक्विलिब्रियम में रहेगा, उससे अगर आपने ज़्यादा कर दिया फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, या उससे कम कर दिया तो ऊपर चला जाएगा, है ना, तो हम कर सकते हैं। बुक तो बहुत बेटा, बुक का सोर्स तो कुछ भी हो सकता है ना, कहीं पे भी क्वेश्चंस तो हम अच्छे अच्छे खोजते रहते हैं, कोई सिंगल सोर्स नहीं होता है ना, यू स्टिक टू मॉड्यूल एंड जो भी अभी तक आप पढ़ रहे हो उसी के ऊपर स्टिक करो, है ना, ये आपका आ गया, है ना, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, आज के लिए इतनी काफ़ी है ना, नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद द सरफेस टेंशन ओनली, है ना, कि भाई आज हमने ये पढ़ लिया, है ना, और नेक्स्ट विल कंटिन्यू विद द सरफेस टेंशन ओनली, है ना, और एक बार लास्ट जब सरफेस विस्कोसिटी भी हो जाएगा ना, फिर उसके बाद 1-2 क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, तो आपको सारी चीजें अपने आप ही रिवाइज हो जाएंगी, है ना, तो रिवाइज हो जाएंगी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir.